हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। जितने भी स्टूडेंट आज की इस लाइव क्लास से जुड़ रहे हैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि ये केमिस्ट्री का एक बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ क्वेश्चन बैंक है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार आपको इसी प्रकार के पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे मेरे दोस्तों आप फार्मेसी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए या लैब असिस्टेंस या कोई और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके अगर ये चीज़ें सिलेबस में है तो मेरे दोस्तों बहुत ही आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। और आपको भी अगर इस तरह की क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है तो आप हमारी टीम के द्वारा बनाए गए इनसे भी बेहतर क्वेश्चन बैंक और इसी प्रकार के मॉडल पेपर ले सकते हैं। आपको मॉडल पेपर लेने के लिए 9828721229 आपको इस नंबर पे 99 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोन पे या फिर आप पेटीएम कर सकते हैं। जैसे इस नंबर पे आप पेटीएम करेंगे उसके बाद में आपको हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। जैसे ही आपका मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएगा हमारी टीम आपको अगले 2 मिनट में पीडीएफ भेज देगी मॉडल पेपर की और क्वेश्चन बैंक की। और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों ही मीडियम में उपलब्ध होंगे। तो आगाज करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कौन सा है। तो आपको यह बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस जो है आणविक ठोस में है। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जब इसने बात कर ही ली है तो आप याद रखना हाइड्रोजन से यहाँ पे या तो मेरे दोस्तों आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए फ्लोरीन, या जुड़ा हुआ होना चाहिए ऑक्सीजन, या जुड़ा हुआ होना चाहिए नाइट्रोजन। मतलब ये कि जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अगर मेरे दोस्तों हाइड्रोजन से जुड़ेगा एटम तो ऐसी परिस्थिति में ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आप याद रख सकते हैं, ट्रिक फोन याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में ही इसे आप हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहेंगे। तो आपके सामने आंसर है, सही आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, तो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बीसीसी के जो है कणों की संख्या बताई गई है कि बीसीसी के अंदर कणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये मेरे दोस्तों आपको मैंने 2 बार ये चीजें करवाई थी। एक हमारे केमिस्ट्री के जो लेक्चरर थे उन्होंने आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ाया था और इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब अपन बीसीसी की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बीसीसी के कॉर्नर के ऊपर अगर आपको कणों की संख्या की बात करनी है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है 1/8 × 8। ठीक है, इसी तरह से बीसीसी के सेंटर में भी तो जो है कण होंगे तो सेंटर के लिए हम पढ़ते हैं 1, तो 1 × 1। तो इन दोनों ही केस में मेरे दोस्तों जो आपकी वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे दोस्तों वो निकल के आएगी 2। तो देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में आंसर 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका 2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो बताइएगा मेरे दोस्तों, फुलिश गोल्ड। जल्दी बताओ, देखें किसे बोलते हैं मूर्खों का सोना। बहुत से लोग आपने देखा होगा इस प्रकार की चीजों को यूज में लेते भी हैं। ठीक है, बताइए, देखें। बिल्कुल सही, FeS इज राइट आंसर मेरे दोस्तों। FeS यानी आयरन सल्फाइड, क्योंकि इसमें रस्टिंग की वजह से मेरे दोस्तों चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, इस वजह से इसे अपन मूर्खों का सोना कहते हैं। यह कोई वास्तविक गोल्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद में तो अपने RBSC की बुक्स में मेरे दोस्तों यही ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है, तो बताइएगा मेरे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 तरह की कंडीशन होती है, एक तो टेट्राहेड्रल होती है मेरे दोस्तों और एक होती है ऑक्टाहेड्रल। जब बात टेट्राहेड्रल की जाती है ना,
और टेट्राहेड्रल केस में रिक्तियां पूछी जाती है तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा क्या, 2n। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछे मेरे दोस्तों तो n, और जब दोनों की टोटल पूछ ले तो 3n। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप सभी से आग्रह करूंगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है, जो टॉप से टॉप फैकल्टी है, उन्होंने इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है मेरे दोस्तों। तो इसलिए इनमें से काफी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों पे अच्छी तरह से ध्यान देते हुए आंसर देना, और कल को जब यही क्वेश्चन आपके सामने जो है पेपर के अंदर दिखेंगे तो आंसर आप बड़ी आसानी से दे दोगे मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर कैसे बदलती है। अब आपने मेरे दोस्तों सेमीकंडक्टर के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर के केस में जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों उनकी जो चालकता है वो भी इंक्रीज होती है। याद रख लेना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा और आपका भी आंसर यही आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर नहीं लेकर के अगर मैं कंडक्टर लेता, अगर मैं यहाँ पे चालक लेता, फिर बताओ आंसर क्या होता, बताइए देखें, जल्दी बताइएगा। अगर यहाँ कंडक्टर होता तो फिर उसकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती कि घटती। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, तब घटती मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल देना है मेरे दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देना है। तो अब यहाँ पे तो मुझे आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ही बता सकते हो। अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा दिख रहा है आपको, कागज, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, SCP फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका में आपसे संकुलन दक्षता पूछी गई है मेरे दोस्तों। तो देखिए, जब भी अपने से पूछा जाता है संकुलन क्षमता, तो ऐसी परिस्थिति में आपको याद रखनी है कि SCP की, या आप CCP कह सकते हो, तो SCP या CCP के लिए तो आपने कितनी पढ़ी है, 74% पढ़ी है। ठीक है, तो BCC की कितनी होती है बता सकते हैं मेरे दोस्तों, BCC जल्दी बताइए देखें, बिल्कुल सही, 68%। और SCC की कितनी होती है मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताएं। SCC की बिल्कुल ठीक, 52.4। तो यहाँ ऑप्शन पे जाओ आप, अगर आपसे पूछे कि 52.4 ये किसकी है भाई, तो ये तो हो गई SCC की। ठीक है, और 68 किसकी हो गई, ये हो गई BCC की। इसी तरह से मेरे दोस्तों 74 किसकी है, SCP की। ठीक है, अब चलते हैं मेरे दोस्तों आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा अर्धचालक जिसका उपयोग संकेतों को तुरंत पहचानने में किया जाता है। संकेतों को पहचानने में कौन से सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहसंयोजी ठोस का क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा सॉलिड जो है वो कोवलेंट सॉलिड के केस में आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल, क्या कांच इस कैटेगरी में आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, रबर भी नहीं, NaCl भी नहीं। तो आपका आंसर होगा डायमंड यानी हीरा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। सीधा आंसर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही है, और इस तरह के कई बार आपके BSc नर्सिंग में, पैरामेडिकल और फार्मेसी में क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही, सभी का आंसर एक ही तरीके का आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि किसी आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो जल्दी बताइएगा, कोई भी आदर्श विलयन है, कोई आइडियल सॉल्यूशन है, तो उसके लिए कौन सी शर्त जो है इसमें से सही होगी। सबसे पहले
मेरे दोस्तों पहले ऑप्शन पे चलते हैं। डेल्टा एच बराबर क्या है मेरे दोस्तों, 0, और यहां पर वॉल्यूम भी मिक्सर का क्या, 0, और फिर नेक्स्ट क्या है, राउल्ट नियम की पालना करे। तो अब याद रखना यहां पर एक बात मेरे दोस्तों, यहां पे जब भी बात हीटिंग की जाए या जब भी बात जो है वॉल्यूम की जाए, तो दोनों ही केस में यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ही उसे आप आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हीट में कोई चेंज आ जाए मिक्सर के, तो ऐसी परिस्थिति में वो आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है, याद रखें, जब किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले पॉइंट पे जाइएगा, जो है क्वथनांक में कमी आती है, फिर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक समान रहता है, या पहले क्वथनांक कम और फिर क्वथनांक ज्यादा होता है। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, फिर दूसरे में इंक्रीज, ठीक है, और फिर कहा है कि समान रहेगा, और पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो ये चारों ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। जब किसी भी विलायक में जो है विलय मिलाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि होगी, ठीक है। और देखिए मेरे दोस्तों, मैं इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं, मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूं, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से भूल हो जाए, कहीं पर कोई कमी रहे, तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जरूर मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कौन सा नियम एक गैस की द्रव में विलेयता के संबंध में के अंदर संबंध बताता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा नियम है जो किसी एक गैस की द्रव में विलेयता के बीच में संबंध बताता है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, इसके लिए आंसर कौन सा सही होगा। मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में जरूर आपके पास में 20-25 दिन का समय है, लेकिन पैरामेडिकल वाले जो बच्चे हैं या फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप अब एक टाइम टेबल बना करके इन 3-4 दिनों में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें, ठीक है, और एग्जाम देने के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, घबराएं नहीं। बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड निकालने से रिलेटेड जो दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, और नहीं हुई है तो हो जाएगी, ठीक है। और ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर साथ में लेके जाएं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन का आप सभी आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी नियम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों 14वां, निम्न में से कौन सा गुण अणु संख्य गुण नहीं है, जल्दी बताइएगा। यहां पर अणु संख्य गुण जो है निम्न में से किस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। सबसे पहला जो है मेरे दोस्तों वो है आपका हिमांक अवनमन, फिर हिमांक, फिर क्वथनांक उन्नयन और वाष्पदाब अवनमन। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखना बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के, उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो इस शर्त को फॉलो जो है नहीं करता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक मिनट 14वें क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि हिमांक जो है वो इस केस को फॉलो नहीं करता, बाकी सारी कंडीशन बिल्कुल सही है। इसके बाद में 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कौन सा द्रव राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन कौन जो है प्रदर्शित करता है, कौन सा ऐसा आपके सामने सॉल्यूशन जो है मिक्सर दिखाई दे रहा है जो पॉजिटिव जो है डेविएशन प्रदर्शित करता है। देखो सबसे पहला तो है जल और HCl, फिर दूसरा है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, फिर बेंजीन और मेथेनॉल, और फिर जल और नाइट्रिक एसिड। जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
बिल्कुल सभी के आंसर ऑप्शन सी के रूप में दिखाई दे रहे हैं और ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा मेरे दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं और ये वो क्वेश्चन बैंक है मेरे दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर भी आपको मिल तो जाएगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन वहां पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए यह सॉल्यूशन बहुत से बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो द्रवों के विलयन जो संघटन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों, यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? संतृप्त विलयन कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे कि असंतृप्त कहेंगे कि एजीट्रोपिक मिक्सर कहेंगे? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 25 ग्राम शर्करा के जल में घोल करके 250 ml विलयन बनाया गया, इस विलयन का भार आयतन प्रतिशत निकालना है। तो मेरे दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, भार आयतन परसेंटेज निकालना है तो भार की वैल्यू को ऊपर रखना है, इसका जो भी वॉल्यूम है उसे नीचे रख के परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं मेरे दोस्तों? 100 से। तो यहाँ W बाय V इंटू 100। तो याद रखना मेरे दोस्तों, तो यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है, मास कितना दिया गया है, 25 ग्राम दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 250 गुणा 100। तो एक 0 से 0 चला गया, 0 से 0 गया मेरे दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपका जो है 25 का भाग 25 में एक बार और पीछे क्या बचेगा मेरे दोस्तों, केवल 10। तो देख लो कौन से ऑप्शन में जो है 10% लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो है 18वां क्वेश्चन है, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ई सेल एंड डेल्टा जी सेल जो है क्रमशः होंगे। तो मेरे दोस्तों पहले तो आप यहां पर देख लीजिएगा कि स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए इन्होंने पूछा है, ठीक है। स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया का मतलब ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप हो जाए। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो देखिए जब ई सेल की बात आती है तो ई सेल के लिए ये वैल्यू मेरे दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। जी के लिए ये वैल्यू मेरे दोस्तों नेगेटिव होती है, ठीक है। और साम्य स्थिरांक की वैल्यू जो है मेरे दोस्तों 1 से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो इस तरह का तो ऑप्शन मेरे दोस्तों ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले ऑप्शन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो ऑप्शन है वो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है Zn2 प्लस बाय Zn। यहाँ पे मेरे दोस्तों ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और दोनों ही केस में वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा है कि एक गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों आपको यदि ईएमएफ ज्ञात करने के लिए इसका अगर फॉर्मूला याद है, इसका अगर प्रोसीजर आपको मालूम है तो आप जरूर ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आप जब भी ईएमएफ की बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए तो आप पढ़ते होंगे कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि मेरा यहाँ पे उद्देश्य हर एक क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन एक बार हर एक क्वेश्चन का आंसर दिखाना जरूरी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इन्हें आप अपनी बुक से जरूर देखना। ये पीडीएफ में अगले कुछ ही मिनट में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ताकि वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.10 वोल्ट। तो ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है मेरे दोस्तों Zn के लिए, यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा देख लेना। आपके बुक्स के अंदर ये वैल्यू जो है ना 0.76 ये नेगेटिव में दी गई है, थोड़ा आप चेक करना इसको, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है,
ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 ही होती है। ये आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इस तरह का अगर प्रश्न आए तो जरूर सही करना। नेक्स्ट है, सेल स्थिरांक की इकाई आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों। तो सेल कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट आपसे पूछी गई है। तो सेल कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? तो सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L/A। ठीक है, L के लिए आपकी यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? मीटर। A के लिए एरिया के लिए यूनिट क्या है? सॉरी सेंटीमीटर, और यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब कैंसिल होगा तो नीचे केवल सेंटीमीटर रहेगा, और 1/सेंटीमीटर को आप क्या कह सकते हो? सेंटीमीटर इनवर्स कहोगे। तो कहाँ पर है सेंटीमीटर इनवर्स? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप मेरे दोस्तों इस आंसर को अच्छी तरह से पहले देख लें। पहला ऑप्शन है एनोड ऋणावेशित होता है, दूसरा है कैथोड धनावेशित होता है, तीसरा है एनोड पर अपचयन होता है, और फिर लिखा हुआ है कैथोड पर अपचयन होता है। कौन सा कथन गलत है? तो देखो मेरे दोस्तों, पहला कथन तो बिल्कुल सही है। गैल्वेनिक सेल के लिए एनोड हमेशा ऋणावेशित ही होता है, याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कैथोड की वैल्यू किस प्रकार की होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना, एनोड किसका ऋणावेशित है मेरे दोस्तों? गैल्वेनिक सेल का। और कैथोड किसका ऋणावेशित है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है, तो यह ऑप्शन पहला भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है यह मेरे दोस्तों गलत है। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की दृष्टि से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दी गई है, इसके लिए नैनसर्ट समीकरण दिया हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू निकाल करके बतानी है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, जिसे फॉलो करते हुए आपको आंसर निकालना है 23rd क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन भी मेरे दोस्तों गलत दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक्स के अंदर से देख करके इसके सही ऑप्शन कौन से होने चाहिए और इसका आंसर क्या होना चाहिए आप जरूर सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। लोहे पर जंग लगने से रोकने का सबसे बढ़िया उपाय कौन सा है? तो मेरे दोस्तों देखिएगा, यहां पर पहला है गैल्वेनीकरण, फिर टिन की परत चढ़ाकर, फिर साधारण जल में रखकर, फिर लवण युक्त जल में रखकर। अब आप ये नीचे के 3 ऑप्शन पे ध्यान दो। नीचे के 3 ऑप्शन मेरे दोस्तों यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा मेरे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद रख लेना, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन बात किसकी करते हैं? इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे दोस्तों, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो निम्न में से किस नियम पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे 25 जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। ठीक है, जल्दी बताइएगा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस जो है घटक पर निर्भर करेगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 25वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अभिक्रिया के ताप पर। ठीक है, तो बाकी के यहाँ पे जितने भी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन है वो आपको अब मिलते रहेंगे, यानी आगामी 2-3 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको 1000 से भी ज्यादा प्रश्न इस तरह से करवाने वाला हूं। ठीक है, आज तो ये केमिस्ट्री का पेपर मैंने आपको इनके ऑप्शन बताए हैं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकता जितनी हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी समझा पाएगी। तो हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी भी कल आपको जो है 50 क्वेश्चन का इसी तरह का एक पेपर सॉल्यूशन देगी। कल फिजिक्स की फैकल्टी आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगी। साथ ही साथ आज मैं बायोलॉजी के भी
आपको 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो डेली करीब करीब हमारा टारगेट 200 क्वेश्चन का है। तो अपन जो है ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्न करेंगे, और जब इस तरह के क्वेश्चन हम ज्यादा संख्या में करेंगे तो खुद ब खुद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें, और साथ ही साथ मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ये लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों से जुड़ सके। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारी टीम ने जो है मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आपको मॉडल पेपर लेने हैं, क्वेश्चन बैंक लेनी है, तो आपको 9828721229 आपको इस नंबर के ऊपर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है। कितना? तो केवल 99 रुपये, और पेमेंट करके फिर उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। जैसे ही आपका व्हाट्सअप मैसेज हमें मिल जाएगा, हमारी टीम आपको तुरंत जो है मेरे दोस्तों पेपर भेज देगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।